सही है, ठीक है। ओवरऑल FR1 में जो है क्या कहते हैं कि 10-11 हज़ार बच्चा अपेयर हुआ, और अल्लाह तेरा भला करे कि 2,500-3,000 बच्चे पास हुए। तो FR1 में एक्चुअली रेशो वाइज अगर बात कर तो रेशो कम रहा। हाँ, 25 से 27% के दरमियान। तो अगेन द पॉइंट इज के जो है, यानी इट्स ऑल अबाउट, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट ऑल अबाउट द माइंडसेट। चीज़ों को प्रैक्टिस ना करना। ऑनलाइन में बच्चे जो है ना, जैसे तू फिजिकली आ रहा होता है, नॉर्मली बच्चे जो है वो फिजिकल प्रेफर नहीं कर रहे होते हैं। वो ऑनलाइन, और ऑनलाइन के चक्कर में फिर प्रैक्टिस भी नहीं करते, टीचर की अटेंशन भी नहीं होती है, तो फिर वही मसले वाले मसाइल तो होने हैं। हालांकि पहले इतना बुरा रिजल्ट नहीं होता था, इस दफ़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस से जैसे ऑनलाइन का ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है। तो खैर, हम लोग के दो टॉपिक्स हो चुके थे, एक IS16 और IS14। IS23 ऑल दो मैंने जो है ये रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड तो कर दिया है, बट इसकी जो है क्या कहते हैं लाइव क्लास हम लोग जैसे करते हैं वैसे करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है IS23 बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट क्या चीज़ है भाई? देख, बोरोइंग कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, कॉस्ट ऑफ डेट या मार्कअप एक्सपेंस। सही है ना? ये सारे एक ही चीज के अलग अलग नाम है। बोरोइंग कॉस्ट सूद, सूद इसका आसान सी जबान में। बोरोइंग कॉस्ट को आप इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कहते हो, आप फाइनेंशियल चार्जेस भी कहते हो, आप कॉस्ट ऑफ डेट भी कहते हो, मार्कअप एक्सपेंस भी बोलते हो। नो नो नो, देखो, बोरोइंग उधार, बोरोइंग कॉस्ट उधार की कॉस्ट, समझो इस बात। इंटरेस्ट, बोरोइंग या लोन इज इट सेल्फ नॉट कॉस्ट। वो तो तुमने उधार ली है ना, मैंने तुमसे उधार ली है, दिस इज कॉल्ड बोरोइंग। अब उस उधार पे जो है मैं तुमसे सूद ले रहा हूं, उस सूद को जो है इंटरेस्ट कहते हैं, या मार्कअप कहते हैं, या बोरोइंग कॉस्ट कहते हैं, या फाइनेंशियल चार्जेस कहते हैं, या कॉस्ट ऑफ डेट कहते हैं। क्लियर है आपको? अच्छा जी। अब सर, जैसा कि हमने IS16 में पढ़ा, IS16 में हमने एक रूल पढ़ा, IS16 में हमने पढ़ा कि सर आप साथ बेटा, आवाज आ रही है तुम्हें या नहीं आ रही? साथ आवाज आ रही है? कैन यू कंफर्म मी प्लीज? साथ आवाज आ रही है बेटा? साथ आवाज आ रही है नहीं आ रही? मुझे कंफर्म करते हो? चलो, ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा जी। अब सर, जैसा कि हमने IS16 में पढ़ा, हमने IS16 में एक चीज पढ़ी कि सर IS PPE को खरीदने से लेकर से यूजेबल कंडीशन में लाने तक जितना भी खर्चा होगा, आप उसे PPE की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे। ये पढ़ा या हमने नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा। अब सर, सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप किसी PPE को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए कोई लोन ले रहे हो, और उस लोन पे अगर कोई सूद दे रहे हो, तो सवाल ये पैदा होता है सर, उस सूद को क्या मैं PPE की कॉस्ट का हिस्सा बनाऊं या नहीं बनाऊं? क्योंकि आपने लोन लिया ही PPE को डेवलप करने के लिए। अब आप उस PPE से रिलेटेड आप सूद पे कर रहे हो, लोन आपने लिया है, आप लोन पे सूद पे कर रहे हो, तो टेक्निकली आप PPE के लिए सूद पे कर रहे हो। तो उस सूद को क्या मैं PPE की कॉस्ट का हिस्सा बनाऊं या मैं एक्सपेंस आउट करूं? ये सवाल है। इसका जवाब IS23 देता है। IS23 बताता है कि अगर आप कोई एसेट बना रहे हो, या डेवलप कर रहे हो, या खरीद रहे हो, और उससे रिलेटेड कोई सूद पे कर रहे हो, क्योंकि आपने हो सकता है बोरोइंग की हो, वो जो सूद पे कर रहे हो उसको क्या आप PPE की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे, उस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे, या आप उसको एक्सपेंस आउट करोगे? ये सवाल है जो IS23 जिसका जवाब देता है। क्लियर है आपको? क्लियर है? अच्छा जी। अब देखो, एक चीज समझो, इसको एग्जाम्पल के जरिए समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लोन लिया है 1 मिलियन का 10% के लिए कि मैं प्लांट को कंस्ट्रक्ट करूंगा। सही है? अब मेरी जेब से सूद के नाम पे कितना जाएगा? 1 मिलियन का 10%, 10 लाख। ऐसा ही है, 1 लाख। 1 मिलियन का 10, 1 लाख। अब IS23 ये बताता है कि भाई आपने इस 1 लाख को एक्सपेंस आउट करना है, मतलब PNL में ले जाना है, या इस 1 लाख को आपने कैपिटलाइज करना है। ये IS23 बताते हैं। तो IS23 का स्कोप पता चल गया? जल्दी से कॉपी कर लो अगर करना है तो, या पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो जल्दी से, जल्दी जल्दी, छेती छेती।
छेती छेती फिर आगे बढ़ते हैं। ये अदर पेएबल और अदर रिसीवेबल को कहते हैं, अदर पेएबल और अदर रिसीवेबल को। आगे बढ़े। आगे बढ़े। अच्छा जी। अब अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि सर IS-23 क्या बताता है। तो याद रखो, जनरल रूल याद रखो, जितनी भी बोरोइंग कॉस्ट होगी ना क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड, अगर तो क्वालिफाइंग एसेट आप कोई डेवलप कर रहे हो, उससे रिलेटेड जितनी भी बोरोइंग कॉस्ट होगी वो सब की सब कैपिटलाइज होगी। आसान सा रूल। IS-23 के तहत जितनी भी बोरोइंग कॉस्ट होगी क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड, वो सब की सब क्या होगी, कैपिटलाइज होगी। अब इधर एक टर्म सर आपने यूज की है क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग एसेट कौन सा एसेट होता है सर? क्वालिफाइंग एसेट कौन सा एसेट होता है? तो सर स्टैंडर्ड बोलता है हेलो मुसाम, हाँ जानी कैसे हो? ठीक ठाक। मुझे सर ये बताएंगे कल क्लास किस टाइम पे होगी? कल होगी 10 से 3। ठीक है। ठीक है जानी, 10 से 3 होगी कल। चलो ठीक। ठीक है जानी, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर क्वालिफाइंग एसेट कौन सा एसेट होता है? तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार, क्वालिफाइंग एसेट वो एसेट होता है जो नॉर्मली सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले डेवलप होने में। अब सर सवाल ये पैदा होता है सब्सटेंशियल पीरियड क्या होता है? अब अलग अलग फर्म्स अलग अलग बात करती हैं, बट मैं EY को फॉलो करता हूँ। EY जो है बोलती है, क्योंकि मैं खुद EY का ही हूँ, तो वो बोलती है कि यार वो एसेट जो डेवलप होने में 6 महीने या उससे ज्यादा ले नॉर्मली, हम उस एसेट को क्या कहेंगे, क्वालिफाइंग एसेट। इसका मतलब अगर एक एसेट 3 महीने में बनता है तो हम उसे क्वालिफाइंग एसेट, अगर एक एसेट 7 महीने में बनता है तो हम उसे क्वालिफाइंग एसेट कहेंगे, कहेंगे 6 महीने से ज्यादा। एक एसेट अगर डेवलप होने में 12 महीने लेता है तो हम उसे क्वालिफाइंग एसेट। द टर्म नॉर्मल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एसेट अगर लेट से नॉर्मली बनता है 4 महीनों में, बट आप अपनी हडरामी की वजह से बना रहे हो 8 महीनों में, तो क्या वो क्वालिफाइंग एसेट कहलाएगा? नो। आपने देखना है नॉर्मली वो कितने टाइम में बनता है। नॉर्मली कितना टेन्योर होना चाहिए? 6 महीने या उससे ज्यादा। एक एसेट है अब्दुल रहमान, वो अहमद रजा, वो एक एसेट है जो 8 महीनों में बन जाता है, बट हम अपनी एफिशिएंसी की वजह से 2 महीनों में बना लेते हैं, तो क्या वो क्वालिफाइंग एसेट कहलाएगा? यस। क्योंकि हम नॉर्मल सिनेरियो देखते हैं, नॉर्मली वो कितना टाइम लेता है। तो सर हमने अभी तक 3 बातें पढ़ी कि सर IS-23 किस चीज पे अप्लाई होता है। फिर हमने पढ़ा कि सर कौन सी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, तो हमने पढ़ा क्वालिफाइंग एसेट पे जितनी भी कॉस्ट होगी वो सबकी सब कैपिटलाइज होगी। फिर हमने पढ़ा कि सर क्वालिफाइंग एसेट कौन सा एसेट होता है। सर क्वालिफाइंग एसेट वो एसेट होता है जो डेवलप होने में नॉर्मली 6 महीने या उससे ज्यादा ले। यहां तक क्लियर है? इसको कॉपी कर सवाल। जैसे एक एसेट है 5 महीने में तैयार होता है, उसकी जगह हम कोई लोन लेते हैं तो उस पर बॉडी कॉस्ट नहीं होगी, कैपिटलाइज नहीं होगी, एक्सपेंस आउट हो जाए। सही है, कॉपी कर लो जल्दी से और पिक्चर लेके ग्रुप पे भी डाल दो। हाँ सिद्रा बेटा, क्लियर है बेटा? अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल को कहते हैं मुन्ना। बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़े सर, ये बात तो हमने कर ली। अब हम बात करते हैं कि सर बोरोइंग कितने किस्म की होती है। सर याद रखो, बोरोइंग दो किस्म की होती है, स्पेसिफिक बोरोइंग और जनरल बोरोइंग। सर स्पेसिफिक बोरोइंग और जनरल बोरोइंग में क्या फर्क होता है, ये नीचे डिफरेंसेस मैंने दिए हैं। सही है, तुमने गूगल ड्राइव पे एक्सेस ले लिया है? ले लो ना, उसमें सारी चीजें तो हैं, मैंने लिंक तो भेजा था स्टडी मटेरियल का सारा, मैं वापस भेज दूंगा, कोई मसला नहीं, उसमें सब चीजें मौजूद हैं। अब सर बोरोइंग दो किस्म की होती है, स्पेसिफिक बोरोइंग और जनरल बोरोइंग। अब सर इन दोनों में फर्क क्या है, पहले हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग के हवाले से। जनरल बोरोइंग के रूल्स मोर और लेस सेम है। स्पेसिफिक बोरोइंग याद रखो, ये वो बोरोइंग होती है जो किसी स्पेसिफिक एसेट को डेवलप करने के लिए आप लो। फॉर एग्जांपल मैंने जो है गाड़ी बनानी थी, तो मैंने गाड़ी बनाने के लिए, सिर्फ गाड़ी बनाने के लिए मैंने जो है 5 लाख रुपए लिए बैंक से, तो स्पेसिफिक बोरोइंग। एक होती है जनरल बोरिंग। जनरल बोरिंग क्या होती है सर, आप किसी स्पेसिफिक एसेट के लिए नहीं, आप बहुत सारे एसेट्स के लिए एक लोन ले लो, दिस इज कॉल्ड जनरल बोरिंग, मल्टी पर्पस बोरिंग जिसको हम कहते हैं। स्पेसिफिक बोरोइंग के अलग रूल्स हैं, जनरल बोरोइंग के अलग रूल्स हैं। तो आए स्पेसिफिक बोरोइंग के ऊपर हम लोग बात करते हैं। स्पेसिफिक बोरोइंग के ऊपर याद रखो, स्टैंडर्ड बोलता है कि आप जितना लोन ले रहे हो ना किसी चीज के लिए, लेट से मैं गाड़ी के लिए लोन ले रहा हूँ 5 लाख रुपए, उसके ऊपर जितना सूद इनकर हो रहा है ना वो सबका सब कैपिटलाइज कर दो। क्लियर है? आप गाड़ी ले रहे हो, उसके लिए जितना सूद इनकर हो रहा है ना वो सबका सब क्या करो, क्या करो, कैपिटलाइज करो। जितना सूद पे कर रहे हो सबका सब क्या करो, सबका सब क्या करो। मगर एक मिनट, अब मैंने अगर 5 लाख रुपए लिए तो अहमद रजा जाहिर सी बात है कि मैं थोड़े थोड़े करके लगाऊंगा ना, इस साथ 5 लाख रुपए तो नहीं लगाऊंगा। तो स्टूडेंट बोलता है कि देखो अगर कोई टेम्पररी तौर पे सरप्लस फंड हो ना, उसको तुम जाहिर सी बात है बैंक में रखवाओगे, उसके ऊपर तुम्हें सूद भी मिलेगा, इनकम। तो जब तुम अगर कोई इनकम कमा रहे हो तो उस इनकम को भी कैपिटलाइज कर दो। यानी अगर आप लोन ले रहे हो 10 लाख का, 5 लाख का, उसके ऊपर आप 10% का सूद दे रहे हो, तो 5 लाख पे 10%, 50,000 को आप कैपिटलाइज करोगे। बट कोई सरप्लस फंड है वक्ती तौर पे, उसके ऊपर आपको इनकम हो रही है से 10,000 की, तो उस इनकम को भी क्या करना, कैपिटलाइज कर देना। वो अलग बात है कि कॉस्ट पॉजिटिवली कैपिटलाइज होगी और इनकम नेगेटिवली कैपिटलाइज होगी। कॉस्ट बढ़ा देगी एसेट को, और इनकम एसेट की वैल्यू को कम कर देगी। एक एग्जांपल कर लेते हैं, इसको देखो। एच एम बोरोड PKR 100,000 एट 10% फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट ऑन 1 जनवरी 2012। कितने लिए हमने, 1 लाख रुपए। कब लिए? प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड नेक्स्ट ईयर, प्लांट अगले साल बन जाएगा। एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ऑन द प्लांट इज एज फॉलोज, ये खर्चे किए हैं। 1 जनवरी को 20,000, 1 मई को 30,000, 1 अगस्त को 30,000। सरप्लस फंड हम कितने परसेंट पे लगाते हैं, बताता हूँ। हमें क्या करना है, एंट्रीज बनानी है, बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन निकालनी है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स निकालने हैं। सही है? अब सर आओ, मुझे एक बात बताओ अहमद रजा, हम बना लेते हैं स्केड्यूल ऑफ सरप्लस फंड या अनयूटिलाइज फंड, कि किसी भी पॉइंट इन टाइम पे आपका कितना फंड जो है वो बचा हुआ था, सरप्लस था, अनयूटिलाइज था। लोन कितने का लिया था हमने अहमद रजा? हाँ, और 1 जनवरी को कितने पैसे लगा लिए, कितने लगाए थे, गौर से देख, 20,000। तो जनवरी के एंड पे कितने बचे, फरवरी में कोई लगाए नहीं, तो कितने बचे फरवरी में? मार्च में कोई लगाए, देख ले सर कैसे पता चला, देख लो, 1 मई को लगाए और 1 अगस्त को लगाए। अप्रैल में कुछ लगाए, मार्च में कुछ लगाए, नो, तो कितने बचे, 80। अप्रैल में कुछ लगाए नहीं, तो कितने बचे, 80। मई में कुछ लगाए जी, 30 लगाए थे, तो कितने बच गए, जून में 50, जुलाई में 50, अगस्त में 30 और लगा लिए, तो अगस्त में कितने बच गए, 20। सितंबर 20, अक्टूबर 20, नवंबर 20, दिसंबर 20। तो ये जो मैं निकाल रहा हूँ महाना, ये क्या, ये सरप्लस फंड ही तो है, कि किसी भी पॉइंट इन टाइम पे हर महीने के एंड पे आपके पास बचा कितना, दिस इज कॉल्ड सरप्लस फंड। सर ये निकाल क्यों रहे हो, ये इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि इसके ऊपर मैं इनकम कैलकुलेट कर सकूं।
बैंक में जमा करवाऊंगा ना, मैं अज्यूम कर रहा हूँ मैं बैंक में जमा कराऊंगा। तू क्या करेगा, तू होता ये अज्यूम कर, ये 1 लाख नहीं ये 1 बिलियन होता, तू जाने देता? तुझे पता है अभी, हाथ में कैलकुलेटर उठा, तेरे को आसान सी कैलकुलेशन बताता हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे, उनके पास ना 5 करोड़ रुपए थे। अपनी मेमन फैमिली थी, पीछे ही रहते थे। मेमन, तू भी मेमन है? कौन सा? अच्छा। तो मेरे एक स्टूडेंट थी, मेमन थी, ये PCHS में रहती थी, उनके पास 5 करोड़ रुपए थे। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैं बैंकिंग में होता हूँ, तो उन्होंने बोला सर आप कितने हमें जो है वो दिलवा देंगे रेट। मैंने बोला 20% दिलवा दूंगा आपको सालाना। सही, 20%। अब तू हाथ में कैलकुलेटर ले और 5 करोड़ को ज्यादा मल्टीप्लाई बाय 20% कर, कितना आता है? 1 करोड़ सालाना। और साल में कितने महीने होते हैं? अब 1 करोड़ को डिवाइडेड बाई 12 का, यानी वो हर महीने अपने घर कितने ले जा रही थी? 8 लाख। तो मल्टीप्लाई बाई 0.85 कर दे, क्योंकि 15% टैक्स था, वो फाइलर थे। मल्टीप्लाई बाई 0.85 कर दे। मतलब 7 लाख रुपए वो महाना घर ले जा रही थी। समझ रहा है? तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप एज अ बिजनेसमैन बात करते हो ना, तो बिजनेसमैन कभी भी अपने पैसे को यूं ही नहीं रखता, वो घुमाता रहता है, रोल करता रहता है, घुमाता रहता है। मेरी बात समझ रहा है नहीं समझ रहा? तो सर सरप्लस फंड को आप आगे लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे। सही है, अच्छा जी। अब सुनना मेरी बात। बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन कितनी है? कितनी बोरोइंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करेंगे? अभी हमने पढ़ा। जैसे आप कह रहे हैं 20% इंटरेस्ट रेट भी है, लेकिन हम देखा जाए तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट भी 24% है। क्या इन्फ्लेशन रेट ही 24%? हाँ तो सर मतलब नेगेटिव पे चले, तो अब तो इन्फ्लेशन कम हो गया ना, 7% हो गया। मतलब पहले के मुकाबले तो फिर हम नेगेटिव पे जा रहे हैं। यार ये जो इन्फ्लेशन का फिगर निकलता है, पता है कैसे निकलता है? ये बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए निकलता है जो हम पे इम्पैक्ट भी नहीं करते। इन्फ्लेशन कैसे निकलता है पता है? बहुत सारी कॉमोडिटीज, बहुत सारी चीजों को, अब स्टील से निकलता है। अब स्टील तुम यूज करते हो? नहीं करते। हाँ, अगर तुम रियल एस्टेट में होते तो शायद तुम्हें इम्पैक्ट पड़ता। तो बताने का मकसद ये है कि देखो एक चीज समझो कि हम जो आज बात कर रहे हैं ना, कि इन्फ्लेशन इतना है, हमारी इतने से, हाँ बिल्कुल सही है, बट जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करे। हो सकता है आपकी नीश अलग हो। नहीं ना, अब तुम रियल एस्टेट का काम तो नहीं करते। अब सीमेंट महंगी हुई, स्टील महंगी हुई, इससे तुम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? कुछ भी नहीं। आलू थे, जब 9% इन्फ्लेशन थी उस वक्त भी 100 रुपए के थे। आज भी कितने के? 100 रुपए के। हाँ, 110 रुपए हो गए होंगे। तो मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? हाँ, चिकन थी, वो भी मोर और लेस पिछले 3-4 सालों में एक जितनी ही रही है। हाँ, इसके बरक्स तुम दूसरी प्रोडक्ट्स की बात करोगे, हाँ अंडे महंगे हो गए। तो इन्फ्लेशन ऐसे नहीं होता डायरेक्टली हर किसी को, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग बंदे को अलग हिट कर रहे होते हैं, देखना पड़ता है वो किस नीश में। अच्छा जी, ये तो खैर बच्चों हम लोग एक अलग बात पे हैं, एहसन को जो है थोड़ाさइकोनॉमिक्स इसके दिमाग पे आ गया था, अहमद रजा तेरे, तो हमने बात की। तो खैर मुझे ये बताओ अहमद रजा, कि इस सवाल में हमने बोरोइंग कितने की थी? 1 लाख की। तो हमें पता है स्टैंडर्ड ने बोला है कि स्पेसिफिक बोरोइंग के ऊपर जितनी बोरोइंग कॉस्ट होगी वो सबकी सब कैपिटलाइज होगी। 1 लाख पे 10%, पूरे 12 महीने के लिए हमने लोन लिया था, 10,000 को कैपिटलाइज करेंगे। मगर स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो जितना सरप्लस फंड पे इनकम है उसे भी कैपिटलाइज करो। तो जल्दी से बताओ अहमद रजा, कितने महीनों के लिए 80,000 थे? 1, 2, 3, 4, 4 महीनों के लिए। तो 80,000 को मैंने 5% पे 4 महीनों के लिए लगाया, तो कितना बना? 1,300। ऐसा ही है। फिर 50,000 कितने महीनों के लिए थे? 1, 2, 3, 3 महीनों के लिए। तो 50,000 को मैंने 5% लगाया होगा 3 महीनों के लिए, तो कितने बने? 625। फिर 20,000 थे, 1, 2, 3, 4, 5, 20,000 5 महीनों के लिए 5% पे, तो कितना आया? 416। तो हमने इनकम को भी 2374 को भी क्या किया? कैपिटलाइज किया। सर एंट्रीज बता दें, एंट्री क्या होगी?
सर 1 जनवरी को कैश डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट 1 लाख से। फिर हमने 1 जनवरी को जो है 20,000 रुपए लगाए, याद है ना, इन्वेस्ट किए थे। CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट। अहमद रजा, मैंने CWIP क्यों लिखा है? क्योंकि सर पीपी जब तक नहीं बनता उस वक्त तक हम उसे क्या कहते हैं? CWIP कहते हैं। जबरदस्त। फिर 1 मई को हमने 30,000 रुपए लगाए, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर 1 अगस्त को वापस 30,000 रुपए लगाए, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट। अब ये है बोरोइंग कॉस्ट की एंट्री। बोरोइंग कॉस्ट हमने कितने इनकर की थी? 10,000। ये रही। तो CWIP डेबिट देख रहे हो, कैपिटलाइज कर रहा हूं, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। और इसी तरीके से हमें कुछ मिला भी सरप्लस फंड पे, 2374 इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, CWIP क्रेडिट 2300 से। देख रहे हो, इंटरेस्ट इनकम कैपिटलाइज होती है तो वो पीपी की कॉस्ट को कम करती है। ये एंट्री समझ में आ गई? सर एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। एसओसीआई, इंटरेस्ट एक्सपेंस में कुछ आएगा? नो, क्योंकि वो तो कैपिटलाइज हो गया। इनकम में कुछ आएगा? नो, क्योंकि वो तो कैपिटलाइज हो गई, कॉस्ट का हिस्सा बन गई ना। एसओएसपी में एसेट्स, CWIP 20 + 30 + 30 प्लस बोरोइंग कॉस्ट 10 माइनस बोरोइंग कॉस्ट के जो सरप्लस फंड है उसके ऊपर इनकम। तो टोटल CWIP कितना आ गया? 87,000। इंटरेस्ट रिसीवेबल 2374 ये रहा। और इंटरेस्ट पेएबल 10,000। लोन पेएबल 1 लाख। मानते हो या नहीं मानते? मतलब मानते हो या नहीं मानते? एहसान मुस्तफा बेटा क्लियर है बेटा? चलो शाबाश, कॉपी करो। पहले पिक्चर लो, फिर बात करते हैं। एहसान मुस्तफा बेटा क्लियर है बेटा? अच्छा, एसपीएम के हवाले से अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हसन मारफानी। अच्छा जी, ये भी ले लो। हम्म, इसकी भी पिक्चर ले लो। हाँ एहसान भले, पर कोई मसला नहीं है। इसकी रिकॉर्डेड लेक्चर देखा था? नहीं, इसकी भी पिक्चर ले लो। एहसान बेटा, रिकॉर्डिंग से समझ आ गया था? इसकी भी पिक्चर ले लो।
अच्छा जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो एमा एहसान, अगर तुम्हें समझ में आ गया था, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ नहीं आया था, तो इसलिए जो है आई थॉट कि मैं लाइव क्लास लूँ। सही है ना? अगर तुम्हें समझ में आ गया तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो जाए फिर। अहमद रजा, अहमद रजा, एक क्वेश्चन हो जाए फिर। हाँ जानी, हाँ क्वेश्चन हो जाए फिर। क्या राय है आपकी? एक मिनट है जानी। अहमद रजा, वरना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हो। मारफानी एंड कंपनी, प्लीज, ओवर टू यू। जल्दी जल्दी, छेदी छेदी, छेदी छेदी, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। हम्म, क्या रिक्वायरमेंट में क्या? हाँ नहीं, अलग अलग करो भले।
तुम बोरोइंग कॉस्ट अलग लिखो, इंटरेस्ट इनकम अलग लिखो, उन दोनों को नेट करोगे तो ऑब्वियसली वो नेट हो जाएगी। तुम अलग अलग निकालो। हाँ भाई, साद और एहसान सॉल्व हो गया। ये एक क्वेश्चन की प्रॉब्लम, बस वो देख लेना। हाँ एहसान, मैं जवाब देता हूँ। एहसान वापस से मैसेज कर मुझे, मैं देख लेता हूँ, मुझे वापस मैसेज करो। हाँ भाई एहसान माशाल्लाह, तो अच्छा एहसान, तूने जो है वो IAS 20 के मेरे लेक्चर्स देखे हैं जो मैंने अपलोड किए हैं? ये मैंने करवाया हुआ है GNU कैश। ये जो सवाल है ना, ये मैंने करवाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम लाइबा, कैसे हो लाइबा? इस कैंडिडेट को ना कॉल कर लो मंडे के लिए ना, इंटरव्यू के लिए। मंडे के लिए कॉल कर लो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को, दोपहर 3 बजे के लिए। मैं करवाऊँ या ट्राई कर रहा है? हाँ, असल में कुछ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होती है, तो अभी सब कैपिटलाइज होगी, तो ये जीरो होगा। ये कंफ्यूज करने के लिए मैंने दिया है। जल्दी जल्दी कर लो एहसान बेटा, ये तुमने कर लिया है? एहसान ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैं, अच्छा अच्छा, एहसान बेटा ये अभी नहीं हो सकता। जब ये वाला लेक्चर हो जाएगा ना IAS 20 का, उसके बाद तुमसे होगा ये सॉल्व, ये अभी नहीं होगा मुन्ना। सही है, परेशान नहीं हो, ये जल्दी कर लो। कर लिया है तो तुम आगे लेक्चर देखो। अगर कैश आ रहा है तो कैश, अगर तो बोरिंग कॉस्ट एंड इंटरेस्ट पे। सही है।
हाँ, ये इंटरेस्ट रिसीवेबल की एंट्री है, तो इंटरेस्ट इनकम है, इनकम तो क्रेडिट होती है। तो एक तरफ बेटा रिसीवेबल डेबिट होगा तो दूसरी तरफ इनकम क्रेडिट होगी ना। अब इनकम को चूंकि हम कैपिटलाइज कर रहे हैं तो सीडब्ल्यूआई भी क्रेडिट होगा। सही है। बात करूं मैं, बात कर लूं। अच्छा जी, मरफानी एंड कंपनी बोरोड असम of rupees 1 million at 20% per annum for its project on 1st January. The project is to initiate on 1st January 2008. Following expenditures were made on the project till year end. 1st जनवरी को 1 लाख रुपए लगाए, 1 अप्रैल को 2 लाख रुपए लगाए, 1 अगस्त को 7 लाख रुपए लगाए। सरप्लस फंड 10% पे इन्वेस्ट होते हैं। हमें बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन निकालनी है, जो एक्सपेंस आउट होनी है वो निकालनी है, एंट्रीज बनानी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। आए सर इसको देख लेते हैं। सर सबसे पहले तो हमने एंट्री बना ली, जो है क्वेश्चन 3 जो है, कितना लोन कितना लिया है? हाँ, 1 करोड़ लिए, 2 लाख, 2 करोड़ लिए? आर यू श्योर? मर्जी है, जरूरी नहीं है। मर्जी है, बनाना हो बनाओ, नहीं बनाना हो ना बनाओ। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन बल्कि मैं खुद ही करवा देता हूँ। कहाँ चला गया, खैर मैं करवाता हूँ। कौन सा सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 3, सरप्लस फंड स्केड्यूल जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने लिए थे हमने? 1 मिलियन। और कितने लगाए? अरे जनवरी में कितने लगाए? 1 लाख लगाए, तो जनवरी में कितने रह गए? 9 लाख। फरवरी में 9 लाख। मार्च में कितने लगाए? अप्रैल में कितने लगाए? 2 लाख, तो कितने रह गए? 7। फिर मई में, जुलाई, जून में, जुलाई, कितने लगाए? 7 लाख पूरे लगा दिए। तो ये 0 हो गए, 0 0 0 0। जबरदस्त। बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, फॉर शॉर्ट फॉर्म ये यूज कर रहा हूं मैं। बोरोइंग रेट अमाउंट, बोरोइंग कितनी थी? 1 मिलियन। रेट कितना है? रेट कितना था? 20%। तो कितना हो गया? 2 लाख। हम निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट इनकम एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, फंड, रेट, अमाउंट। बता फंड कितना है? 900। कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए।
हाँ इस महीने में लगाया उसको महीने की नो ना नो नहीं, जैसे जनवरी में लगाया फिर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने। बिल्कुल। टाइमिंग अमाउंट, इधर भी टाइमिंग आना चाहिए, बट टाइमिंग जो है इधर रेलेवेंट इसलिए नहीं क्योंकि 12/12 है। ठीक है, फंड कितने रेट कितने पे लगाए हमने? 10%। कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए। बता कितना आ रहा है? 22.5। फिर 700 कितने महीनों के लिए? 1 2 3 4। 1 2 3 4 तो सही है ना? तो बता कितना आ रहा है? 23,000। टोटल कितना आ रहा है? 45,600। जबरदस्त। एंट्रीज बना लेते हैं। 1 जनवरी को एंट्री क्या पास होगी? लोन पेएबल क्रेडिट कितने से? 1 मिलियन। फिर 1 जनवरी को कैश क्रेडिट कितने से? 1 लाख से। फिर CWIP डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? फिर 1 अगस्त को CWIP डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? फिर 31 दिसंबर CWIP डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कितने से? 2 लाख से। फिर कितने से? 45.6। 45.6 मानता है या नहीं मानता? SOCI एक्सट्रैक्ट्स में कुछ आएगा? नहीं। SOFP एक्सट्रैक्ट्स में, एसेट्स में CWIP कितना आ रहा है? 100 प्लस 200 प्लस 700 प्लस 200 माइनस 45.6 कितना आया? 1143.4 रुपीज इन थाउजेंड है ना? कोई मसला नहीं, मैंने तो जानबूझ के रुपीज इन थाउजेंड अपनी आसानी के लिए लिखा है। इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना आ रहा है? 45.6। लाइबिलिटीज में लोन पेएबल कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 200। मानता है या नहीं मानता? हो गया। एक और क्वेश्चन करेगा? जी सर। आसान है, मुश्किल नहीं है ना, बल्कि आगे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब इधर एक सवाल आता है, इधर एक सवाल आता है जानी कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं लोन ले रहा हूं साल के शुरू में, मगर काम स्टार्ट कर रहा हूं साल के बीच में। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या मैं सारे के सारी जो मेरी बोरोइंग कॉस्ट है उस सबको मैं कैपिटलाइज करूं? मतलब जिस दिन से वो लोन लिया है उस दिन से मैं कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करूं, या जिस दिन से काम स्टार्ट करा है उस दिन से कैपिटलाइजेशन? एग्जैक्टली, माशाल्लाह। तो बस यही चीज याद रखनी है कि सर अगर लेट से आपने लोन लिया है 1 जनवरी को, मगर काम स्टार्ट करे हो 1 मार्च को, तो 2 महीने का एक्सपेंस आउट होगा और 10 महीनों का कैपिटलाइज होगा। सर अगर काम स्टार्ट किया आपने उस साल काम किया ही नहीं है, तो सारा का सारा क्या होगा? तो आप कॉन्सेप्ट पता चला, बोरोइंग कॉस्ट नॉट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन क्या होगी? जो कैपिटलाइज नहीं हो। अच्छा सर, जिस पीरियड की कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी ना, याद रखो उस पीरियड की इनकम भी कैपिटलाइज नहीं होगी। जिस पीरियड की कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी उस पीरियड की इनकम भी कैपिटलाइज नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यू आर स्पॉट ऑन। तो फिर एक क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन हो जाए मुन्ना। क्वेश्चन 5 सॉल्व करते प्लीज। ओवर टू यू। क्वेश्चन 5 अब समझ में आ गया? अब तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखेगा ना इंशाल्लाह, फिर मसला नहीं होगा, समझ में आ जाएगा।
मैंने लेक्चर्स वैसे अपलोड कर दिए हैं सारे। आपकी क्या राय है? हाँ जानी, आपकी क्या राय है? हाँ